गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर स्नेहा एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ ईस्ट एशिया। हमारे क्लास 12 का जो हमारा 24 मई को पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो प्रीवियस ईयर में साउथ ईस्ट एशिया के चैप्टर से रिपीट हुए हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज। तो वीडियो को पूरी देखना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सबसे बन जाए एंड यू विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर पेपर। एंड इस वीडियो का जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है, सो दैट आप अपने आराम से प्रिपरेशन के लिए याद कर सको एंड क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़। जो बच्चा आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ थी उसकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या थी, आपको उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी सारी कंट्री आती हैं, जैसे इंडिया आ गई, पाकिस्तान आ गया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका। ये सारे एरियाज़ जो हैं अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से घिरे हुए हैं, जैसे हिमालयाज़ हो गया, अरेबियन रीजन हो गया, है ना, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया। तो इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे, जो कॉमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे वो है गरीबी। पॉवर्टी जो है बहुत ज़्यादा है इन रीजन्स में, साउथ एशिया रीजन्स में। आप देख रहे हो कि इंडिया में नियरली 38% लोग जो हैं वो गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो इंसानों के राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है ये बहुत बड़ा थ्रेट है एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए भी, कम्युनलिस्ट के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का नेगेटिव आउटलुक आ रहा है, थिंकिंग है, नेगेटिव आउटलुक है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव अप्रोच है, जिसकी वजह से डेफिनेटली काफ़ी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू ओवरकम फ्रॉम दैट। थर्ड है आपका अ प्रॉब्लम फेस बाय डेमोक्रेसी। सेवरल कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एस्पायर टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री बट फेस अ प्रॉब्लम। काफ़ी सारी कंट्रीज़ होना चाहती हैं डेमोक्रेटिक, लेकिन उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने इस पूरे चैप्टर में अगर अभी तक आपने रीडिंग कर ली है तो आपको पता होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। पाकिस्तान वगैरह के रीजन में जैसे अभी भी मिलिट्रीशिप चलती है, श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन रूल चलता है, तो डेमोक्रेसी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वीमेन एम्प्लॉयमेंट, वीमेंस को जनरली बहुत ही अभी भी साउथ एशियन नेशन में लोअर पोजीशन में देखा जाता है व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट। इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एंड ये उतना फ्री नहीं है जितने इनके अपोजिट जेंडर्स हैं, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द SEC दैट इज साउथ ईस्ट कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन एज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। आपको पता है कि साउथ ईस्ट कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन जो था वो डेवलप हुआ इस टाइम पे। ये क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी आपका उसका भी बन सकता है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसी साउथ एशियन कंट्रीज़ को या साउथ ईस्ट कंट्रीज़ को हम ऐसे सार्क के नाम से भी जानते हैं एंड ये इसलिए डेवलप की गई थी ताकि मल्टीलैटरल तरीके से चीज़ों को चलाया जा सके, मल्टी वे से चलाया जा सके। कोई भी ऐसा कॉमन इंस्टीट्यूशन नहीं था जो सार्क को गाइड कर सके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेशन की सवर्जिनिटी को सेक्रीफाइस किया जा रहा था, ठीक है। नेशन को फ्रीडम नहीं दी जा रही थी उस तरीके की। सार्क की जो नेशंस थे उन्होंने हमेशा इनोवेशन के ऊपर टेक्नोलॉजी को रखा बच्चे। जैसे अमेरिका और चाइना ने इंटरफेरेंस की, काफ़ी सारी अनड्यू इंटरफेरेंस की उन्होंने सार्क के मैटर में, क्योंकि यही ऐसे लोग थे जो इन नेशंस को टेक्नोलॉजी ले सकते थे और हमने इनोवेशन को तो वैसे भी उतना तवज्जो नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी हमने इम्पोर्टेंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी को दी है। तो जो नेचर थी इकोनॉमी सार्क की वो एग्रीकल्चर थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। वहीं पे कुछ कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहा है, जिस अप्रोच अंडरस्टैंड सार्क के एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ उसको ऐसा लगता था कि इंडिया के फेवर में ज़्यादा है, हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, एज इट में इन्वेड देयर मार्केट्स एंड इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटी। क्योंकि इंडिया की मार्केट्स में जाके ईजिली वो इन्वेड कर सकते हैं एंड उनकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर हमारे साथ ऐसा केस नहीं होने वाला। वहीं पे बच्चे जो आपकी यूरोपियन यूनियन थी उसका अलग केस था। वो नाटो ने इस्टेब्लिश की थी, अपने 16 मेंबर्स को इसने इसके साथ राइट दिया था यूरोप में कि आप अपने इकोनॉमी को, जो आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर 1 सेकेंड के बाद टूट गई है, शटर हो गई है, उसको दोबारा से डेवलप कर सको। और ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाने लग गया कि ये कैपिटलिज्म का सपोर्ट है अगेंस्ट कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म। दिस इज़ योर कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब वहाँ पे आप किसी भी कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप कम्युनिटी रूल चलाना चाहते हो।
यूरोपियन यूनियन जो है बच्चे, इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सब ने इसको गाइड किया। तो जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको एक सेक्रीफाइस दिखाता है कि किस तरीके से यूनाइटेड यूरोप के लिए लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं बड़े बड़े। इस वजह से आपका जो यूरोप है पूरा एक तरीके से एक अम्ब्रेला के अंदर आ सका, एक यूनिफाइड हो सका। यूरोप के जो यूनियन नेशंस हैं वो इन्वेंशन और इनोवेशंस की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले देश जैसे यूरोप, अमेरिका एंड चाइना, इन्होंने इनका रेजिस्ट करना कम हो गया। क्योंकि यूरोप अब अपने डेवलपमेंट की सोच रहा है, तो वो क्यों दूसरी कंट्रीज़ को अलाउ करेगा कि आओ और हमारे ऊपर इन्वेट करो हमारे लिए। जो इकोनॉमी की नेचर थी यूरोपियन यूनियन में, वो डेफिनेटली नॉलेज बेस्ड सर्विस सेक्टर की थी। इसके मेंबर्स जितने भी थे कंट्री में, इनके खुद के फॉरेन रिलेशंस थे, खुद के डिफेंस रिलेशंस थे। अक्सर इनके कुछ मतभेद भी होते रहते थे, जैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अमेरिका के पार्टनर थे इराक इन्वेजन में। वहीं पे जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका की पॉलिसी को बच्चे बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर। पाकिस्तान जो था वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया व्हेन इट कम्स टू अ स्टेबल डेमोक्रेसी। तो आपको दो ऐसे डेमोक्रेसी के बाद के फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप हो पाई। तो पाकिस्तान का डेमोक्रेसी के साथ उतना अच्छा इफेक्ट तो रहा नहीं, कभी भी उतना बढ़िया रिलेशन उसके रहे नहीं। तो कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि दे वॉज ऑलवेज सोशल डोमिनेंस। वहाँ पे मिलिट्री, जो क्लर्जी क्लास होती है, लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी है, हमेशा ये इन्होंने कभी झुकना मुमकिन ही नहीं किया, झुकना इन्होंने पॉसिबल ही नहीं समझा, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डाउनफॉल हो गया। ठीक है, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था इंडिया के साथ, उसकी वजह से प्रो मिलिट्री ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान के, वो स्ट्रेंथन अप हो गए। इन प्रो मिलिट्री ग्रुप्स की वजह से बच्चे पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी डिफेक्टिव रह गई। एंड यहाँ पर चांस आ कि क्योंकि अब इसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को हार्म हो सकता है, क्योंकि ये बहुत नैरो माइंडेड पीपल थे और डिसऑर्गेनाइज्ड पीपल थे। इसकी वजह से यहाँ पर सोचा कि ठीक है, क्योंकि आर्मी इंपॉर्टेंट है, आर्मी पावरफुल है, तो ठीक है हम आर्मी को मौका दे देते हैं बच्चे, और आर्मी जो है वहाँ पर आपके लिए जस्टिफिकेशन बना के रखेगी। आर्मी आपके लिए कुछ भी टेरर अटैक या कुछ भी नहीं होने देगी। तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी शुरू से था पाकिस्तान में, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी कभी भी यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं हो पाई। ठीक है, उसको पूरी तरीके से एक बूम नहीं मिल पाया। अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ चली गई थी टूवर्ड्स अथॉरिटेरियन रूल फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसको भी कहा कि ठीक है तुम अथॉरिटेरियन रूल लेके आओ, इससे फ़ायदा तो हमारा ही है, कि उनको बस एक्सप्लॉयटेशन करनी है। मिलिट्री रूल जो था पाकिस्तान में, वो प्रोटेक्टर माना जाता है वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म छाया हुआ है, न्यूक्लियर आर्सेनल छाया हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलिट्री ही कंट्रोल कर सकती है। हालांकि डेमोक्रेसी वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन कुछ डेमोक्रेसी प्रो सेंटिमेंट्स हैं कंट्री में। पाकिस्तान में फ्री प्रेस है, प्रेस को जो दिखाना होता है वो दिखाती है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन रिलेशंस विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन थे आपको ये बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। तो टेंशन हमेशा से रही है, कभी ब्रह्मपुत्र रिवर पे रही है, कभी इमिग्रेशन पे रही है, एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स पे रही है। आई थिंक इसमें प्रोज भी होंगे, हाँ ठीक है। उसके अलावा इंडियन ट्रुप्स को नॉर्थ ईस्ट रीजन की टेरिटरी में नहीं जाने दिया जाता था। बांग्लादेश ने नेचुरल गैस इंडिया को एक्सपोर्ट करना मना कर दिया और म्यांमार को बोल दिया कि वो उसकी टेरिटरी से करे। तो इन सब की वजहों से बच्चे नेगेटिव रिलेशंस बन गए थे, इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा आपस में ख़राब हो रहे थे। वहीं पे पॉजिटिव बात क्या थी, कुछ पिछले 10 सालों से रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। इंडिया ने ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के रिलेशन साउथ ईस्ट से वाया म्यांमार गुड हो रहे हैं, रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। कॉपरेशन देखने को मिलता है हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे भी। एंड एरिया ऑफ जो कॉपरेशन है वो कहीं ना कहीं सम हियर थ्रेट भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ेगा। इफ़ देयर विल बी नो कॉपरेशन देन देयर विल बी नो थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट हैज़ वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड। नेपाल और इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते नाते रहे हैं वर्ल्ड में। तो स्टेटमेंट को
3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट से आपको बताना है। तो भाई पहली बात है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री के सिटीजन्स को राइट मिला कि वो ट्रैवल कर सके और एक दूसरे की कंट्री में वीज़ाज और पासपोर्ट के बिना ट्रैवल कर सके। जहाँ पे वीज़ाज और पासपोर्ट का चक्कर नहीं रहेगा तो लोग इजीली ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। नेपाल जो था शुरू से लैंडलॉक्ड कंट्री था, जिसमें सी के पास भी ईजियर एक्सेस टू सी थ्रू इंडियन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद अदर नेशन। तो इसलिए नेपाल हमेशा चारों तरफ से लैंड से ढका हुआ है। तो अगर अब नेपाल को सी ट्रेड करना है तो वो कैसे करेगा? तो इसलिए भी इन दोनों को फ़ायदा हुआ, इसलिए इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे बनाए और वो इंडिया के पोर्ट्स के थ्रू अपना ट्रेड करता है। दोनों कंट्री ट्रेड शेयर करती है, साइंटिफिक कॉपरेशन शेयर करती है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शेयर करती हैं एंड वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स को भी संभालती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सार्क, हाउ कैन पीस एंड कॉपरेशन बी इनहेंस्ड थ्रू इट। सार्क क्या है, पीस और कॉपरेशन किस तरीके से इस थ्रू बढ़ सकता है। तो कुछ कंट्रीज हैं साउथ एशिया में बच्चे, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी कॉपरेशन और फ्रेंडली रिलेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको साउथ एशिया के नेशंस को समझना है। अगर आपको बच्चे कॉपरेशन बनाकर रखना है मल्टीलेटरल मीन्स के थ्रू, तो एक रीजनल कॉपरेशन के लिए आपको एक एसोसिएशन चाहिए, आपको एक ऑफिशियल थिंग चाहिए जो बनाकर रखेगी, यूनाइट करके रखेगी, ठीक है। तो इसी के साथ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन बनाई गई थी 1985 में एंड ये बहुत ही मेन रीजनल इनिशिएटिव था जिसका कॉपरेशन किया गया थ्रू मल्टीलैटरल कनेक्शंस। सार्क ने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 2004 में साइन किया था, जिसने फ्री ट्रेड जोन को पूरे साउथ एशिया के लिए फॉर्मेशन के लिए प्रॉमिस किया था एंड इन्होंने लोअर ट्रेड ट्रैफिक कर दिया, टैरिफ कर दिया, जिसके थ्रू ट्रेड और भी बढ़ा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये जो है आंसर थोड़ा सा अलग है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेस ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका के 4 कॉजेस बताने हैं कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न क्या थे। तो देखो पहला रीज़न जो था श्रीलंका का, जो श्रीलंका में शुरू से बेस बना हुआ था वो था साइलेंट, ठीक है, जो मेजॉरिटी सिंघाला ग्रुप वहाँ पर रिप्रेजेंट करती थी। उन्होंने शुरू से ही तमिलियंस को इंडिया में आने और उनके उस पर रेजिस्ट किया दैट कि हमें नहीं चाहिए फालतू का। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग श्रीलंका जो था वो सिर्फ सिंघाला लोगों का था, तमिल लोगों का कुछ लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम बनी। एक कम्युनिटी थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कहा कि श्रीलंका के 2 टुकड़े करो, हमको अपना सेपरेट रीजन दो। प्रेशर था सरकार पे इंडिया की भी तमिल्स के द्वारा, क्योंकि माइग्रेशन हुआ था, थे तो वो इंडिया की माइग्रेटरी तमिल्स, तो गवर्नमेंट ने भी हेल्प की और श्रीलंका से लड़ी इस बात पे कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा। एंड इंडिया ने ट्रुप्स भेजे श्रीलंका में रिलेशनशिप को प्रिजर्व करने के लिए इवेंचुअली, लेकिन क्या हुआ, इंडियन ट्रुप्स की ही लड़ाई हो गई तमिल ऑर्गेनाइजेशन से। तो प्रेशर जो था इंडियन ट्रुप्स का वॉज नॉट लाइक बाय काफ़ी सारे श्रीलंकन्स को पसंद नहीं आया। तो फाइनली इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने श्रीलंका से वो निकल गए अपना ऑब्जेक्टिव को अटेन किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट कोई भी 2 मेजर्स बताओ जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला, पाकिस्तान को टेररिस्ट की हेल्प करना बंद करना चाहिए। दूसरा, कल्चरल डेलीगेट्स दोनों कंट्री से होने चाहिए ताकि एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाओ, एक दूसरे के कल्चर को समझो और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करो। 10th क्वेश्चन है बच्चे आपका, एनालाइज द 2 पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ 1940s दैट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिएशन किस बेसिस पे हुई, क्या चल रहा था 1940s के अराउंड में। तो देखो पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा, किया गया था मार्च 1940 में, जिसने कहा कि मुस्लिम के लिए हमको सेपरेट रीजन चाहिए। मैसिव हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे 1946 16 अगस्त को, जिसकी वजह से फाइनली हुआ कि अब बहुत हो गया, अब और बेइज्जती हम नहीं झेल सकते, हमको अब डायरेक्ट एक्शन में आना है, हमको अपना पूरा वो चाहिए, हमको अपनी पूरी लीग चाहिए मुस्लिम, ठीक है, हमको अपना पूरा सेपरेट नेशन चाहिए। ओके, इसी के साथ आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं आपका साउथ एशियन कंट्रीज़ का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बच्चे। आप आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर देना एंड PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।